Hello guys, this is Ashutosh welcoming you all in this new lecture of mechanics। तो हमारी जो मैकेनिक्स की सीरीज चलती आ रही है उसका हम लेके आ गए हैं आज आपके सामने। कौन सा लेक्चर? टेंथ लेक्चर ये है आपके सामने। इससे पहले हम क्या क्या चीज़ें कवर कर लेते हैं, कवर कर चुके हैं वो आप जान लीजिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पहला पहला टॉपिक ये हमने कवर किया। ये करीबन हमने 9 लेक्चर के आसपास किया है, ठीक है। और आज हम जो नई यूनिट करनी चाह रहे हैं वो क्या है? वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर यूनिट आज हम शुरुआत करेंगे इसकी। तो 4 से 5 लेक्चर्स के बीच में ये सारा हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी मोशन, ये सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो हमारी इसके बाद 4-5 यूनिट बची है, लेकिन जो सबसे बड़ी यूनिट थी वो हमने क्या कर लिया, कवर कर चुकी है, ठीक है। तो ये भी है, देखो यार, बेसिक की तरह है। जैसे कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि फ्री बॉडी डायग्राम और जो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट हैं, ये चल के आगे मल्टीपल कॉन्सेप्ट के जो आप क्वेश्चन बनते हैं उसमें काम आते हैं। उसी प्रकार से जो वर्क एनर्जी एंड पावर में कुछ थ्योरम्स है, वर्क एनर्जी थ्योरम्स, और आपकी हो जाती है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली थ्योरम जो है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जो अपना लॉ है, और अपना नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। इन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और इनके बहुत छोटे छोटे माइन्यूट कॉन्सेप्ट से आपके जो बड़े क्वेश्चन क्या हैं फॉर्म होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस आप कर पाएँ, वो टेक्निक सीख पाएँ ताकि आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकें, तो प्लीज़ कोर्स को फॉलो करिए। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, मतलब कुछ नहीं, काफ़ी हद तक क्वेश्चंस करा दूंगा, लेकिन एक लिमिट है उसकी भी। मतलब कि मान के चलो एक टॉपिक में मैं 3 से 4 क्वेश्चंस करा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ऐसे बहुत से टॉपिक्स रहेंगे तो 3-3 4-4 क्वेश्चन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें इंक्लूड होंगे PYQs, प्लस उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बुक के भी, ठीक है। जैसे FC वर्मा सर की बुक है जो, उसके क्वेश्चंस भी कुछ होंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ों से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको और क्वेश्चन करने हैं तो मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड करा रहा हूँ। प्लीज़ इसके भी क्वेश्चन करिए, क्योंकि मैकेनिक्स में कम क्वेश्चन से आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तो डीपीपी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो डीपीपी आप ले सकते हैं, तो वहाँ से आप क्वेश्चन कर लीजिए। तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसकी लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में नीचे है, आपको मिल जाएगी। तो ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर होने वाला है, तो प्लीज़ जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसको क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। जब भी मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो पॉज करके फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराऊंगा तो पहले खुद से ट्राई करिए, पॉज करिए वीडियो को, और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर मुझे पोस्ट कर दीजिए टेलीग्राम ग्रुप में कि ये वाला क्वेश्चन आप फिर से बता दीजिए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो फिर से कवर कर लूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, दिस इज माई इंट्रोडक्शन, ठीक है। और ये आज हम जो कोर्स लेके आए हैं वो क्या है? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम पहला टॉपिक यहाँ से चालू करेंगे, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे फिजिक्स के टाइम टेबल हैं कि फिजिक्स में कैसी क्लासेस चल रही हैं और केमिस्ट्री में कैसी क्लासेस चल रही हैं, उसके टाइम टेबल है, शेड्यूल है उसका। प्लीज़ इसको देख लीजिए। मैकेनिक्स की आपकी जो क्लास लगने वाली है वो अभी लग रही है आपकी, मैं ले रहा हूँ। और मैथमेटिकल फिजिक्स की भी जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो भी चालू हो चुकी हैं, उसमें भी काफ़ी आगे बढ़ गया। वेक्टर और मेट्राइसिस ख़त्म हो चुका होगा शायद तक। तो मेरे ख्याल से आपको वो भी फॉलो करना चाहिए कि मैथमेटिकल जो मैथमेटिकल होती है वो आपको क्या, आगे जितने भी सब्जेक्ट जैसे मैकेनिक्स है उसके टॉपिक्स आप कब कर पाएंगे? मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ने के बाद। मॉडर्न फिजिक्स में जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ है, ये जो ऑलर फॉर्मूला होता है उसका यूज़ है, ये सारी चीज़ें कहाँ से कर पाएंगे? मैथमेटिकल से। तो मैथमेटिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ना। तो इसको प्लीज़ कवर कर लीजिए सबसे पहले, ताकि आप आगे आने वाली यूनिट्स को भी अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ये हम, सॉरी, ये केमिस्ट्री के बच्चे अगर कुछ देख रहा हूँ तो प्लीज़ ये वाले कोर्सेज भी फॉलो कर सकते हैं वो, क्योंकि केमिस्ट्री के बारे में मुझे इतना आइडिया है नहीं। तो ये वाले कोर्सेज जो टॉपिक्स हैं अभी चल रहे हैं, तो ये किस चीज़ के लिए? जुलाई मंथ के लिए केवल। इसके बाद आगे अगस्त एंड सितंबर में भी फिजिक्स में कोर्सेस आने वाले हैं। 3-3 कोर्सेस हर हर मंथ में आएंगे, दोनों मंथ में। तो उसको अगर आप पूरा फॉलो कर लेंगे तो ये अगस्त और सितंबर, ये 3 मंथ मिला के आपका पूरा कवर हो जाएगा सिलेबस, केमिस्ट्री के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी, ठीक है। तो प्लीज़ बता दीजिए आप
कमेंट बॉक्स में कि आपको आगे आने वाले कोर्सेज में किस प्रकार की वेरिएशन चाहिए। आप अपनी जो फीडबैक है वो दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नया टॉपिक आज का है क्या, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर जो हमारी यूनिट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ने लायक है ना। तो पहले आज हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। उससे पहले जान लेते हैं बेसिक क्या वर्क क्या है, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हैं पहले बचपन से, मतलब क्या 9th-10th क्लास से पढ़ते हुए हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है इसका मतलब पता ही होगा आपको। ये मान के चलो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस है, ये मेरा फोर्स का वेक्टर है क्या एफ, ठीक है। इनके बीच में अगर एंगल सबटेंड हो रहा है थीटा, तो मैं वर्क डन को कैसे लिख सकता हूँ, वर्क डन कैन बी रिटन एज एफ डॉट एस, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, जिस स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं जिसको वेक्टर का एफ वेक्टर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड उसके साथ क्या उनके कॉस कोसाइन ऑफ थीटा है, जो कि थीटा यहाँ पे एंगल है उनके बीच का। इतनी बात समझ में आई, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा मगर अगर मैं एस का प्रोजेक्शन ले लूँ, प्रोजेक्शन ओवर एफ, अगर एस का प्रोजेक्शन ले लूँ एफ के ऊपर, तो क्या आ जाएगा मेरा एस कॉस थीटा आ जाएगा, है ना, यही आएगा ना, कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना, यही आएगा। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूँ मैं फोर्स के साथ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा क्या, देखो यही वाली टर्म नहीं बन रही है क्या, फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना इनटू प्रोजेक्शन एस कॉस थीटा, यही वाली टर्म बन रही है, ठीक है। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला एक ये भी होता है ना। सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिख दूँ, वर्क डन कैन बी इक्वल्स टू, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स का प्रोजेक्शन ओवर व्हाट डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट वी कैन गेट वर्क डन, ठीक है। ये भी एक प्रकार से लिख सकते हैं हम। तो दोनों फॉर्मूला सही हैं। तो हम वर्क डन को ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या लगेगा प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है ना, इनटू फोर्स इज व्हाट वर्क डन। ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी लिख सकते हैं। सारी चीज़ें क्या एक ही चीज़ को बोल रही हैं, एफ एस कॉस थीटा। समझ में आ गई इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही छोटी सी चीज़ें हैं ये, 9th क्लास में अपन पढ़ते हुए आए हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाऊँगा ये सारी चीज़ें। तो पढ़ी होंगी आपने, आप सबको आती होगी, तो फिर लेक्चर बोर हो जाएगा ना, कुछ नया पढ़ना है अपन को। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो थोड़ा सा बेटर फील आएगा, है ना। मान के चलो एक मास रखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है मेरा सरफेस है, सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, न्यू पे कितना है मेरा 0.1। इसको मैं 50 न्यूटन के फोर्स से आगे की तरफ खींच रहा हूँ, है ना, और इस पर कुछ ना कुछ, चलो ये तो बाद की बात है ना। यहाँ पे क्योंकि रफ सरफेस है तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब फ्रिक्शन भी कहानी में है। अगर मैं बता दूँ मास की वैल्यू है मेरे 10 kg, अगर मैं आपको बता दूँ मास की वैल्यू है 10 kg, तो मैं आपसे पूछ लूँ वर्क डन, अगर आपसे मैं वर्क डन पूछ लूँ तो आप बताएंगे कितना, क्या बताएंगे आप वर्क डन अगर मैं पूछ लूँ आपसे, सोच के बताओ, सोचो, पॉज करके निकाल सकते हो क्या, निकाल के बताओ। अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको मैं पूछ रहा हूँ वर्क डन, तो आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू विच फोर्स, वर्क डन मैं किस फोर्स के लिए पूछ रहा हूँ, किस फोर्स के लिए वर्क डन पूछ रहा हूँ,
ये तो ये चीज़ हो सकती है, आपका पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता हूँ, या फिर अगर मैंने ये चीज़ प्रोवाइड नहीं की है तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ यहाँ पे, नेट वर्क डन ऑन द बॉडी, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। देखो अगर कोई भी वर्क डन पूछे, देखो इसमें मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही ना, एक तो एम यहाँ पे मास रखा हुआ है, एक एफ का फोर्स यहाँ पे है, इधर पे कौन सा लग रहा होगा, चलो ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि सरफेस के साथ कांटेक्ट में, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी फोर्स लग रहा है, ठीक है, और पीछे की तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अच्छा, तो जब ऐसे फोर्स, 4 प्रकार के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो इसके कारण वर्क डन अलग होगा, इसके कारण अलग, इसके कारण अलग, इसके कारण अलग, चारों कारण अलग होगा ना। तो मैंने तो स्पेसिफाई नहीं किया कि वर्क डन ड्यू टू विच फोर्स, मैंने आपको ये स्पेसिफाई किया क्या, यहाँ पे नहीं किया स्पेसिफाई, तो आप आंसर तब तक नहीं दे सकते हैं। अगर मैं आपको स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ तो आप क्या समझ सकते हैं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नेट वर्क डन, इन चारों फोर्सेस का जितना वर्क डन हो रहा है उसके कारण टोटल वर्क डन अपना सम करने पे कितना आ रहा है, नेट वर्क, वो क्या कहलाएगा, नेट वर्क डन ऑन द बॉडी। तो मैं आपसे यहाँ पे वो पूछ रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ समझ में आ गई ना, बेसिकली क्वेश्चन कैसे पूछता है ना। ये मानने चलो फोर्स, मास एम रखा हुआ है, फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, फोर्स आगे की तरफ लग रहा है ना, ये मेरा कैसे सरफेस है, रफ सरफेस है, इसका वो क्या दिया मेरे, म्यू क्या दिया 0.1, ठीक है, पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, नीचे की तरफ एम काम कर रहा होगा, ये 4 फोर्सेस एक्ट करना है। अच्छा, वर्क डन ड्यू टू फोर्स एफ कितना होगा, अगर मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉडी का 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है अभी तक, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन नहीं था, इसलिए आप ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बता दूं आपको, बॉडी का कितना हुआ है, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो अगर अब मैं वर्क डन आपसे पूछूँ तो आप क्या बताएंगे, पॉज करें वीडियो को, पॉज कर वीडियो को, हम सॉल्व करने की कोशिश करें क्वेश्चन को, किया, आया कुछ आंसर, ठीक है, मैं चालू करता हूँ। वर्क डन बाय फोर्स एफ कितना आएगा, फोर्स कितना लग रहा है 50, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5 मीटर। अच्छा, एंगल क्या है इनके बीच में, कॉस 0 डिग्री। देखो डिस्प्लेसमेंट मेरा किधर हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है 5 मीटर, और फोर्स भी कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ, इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का एंगल है, कोई भी दिक्कत तो नहीं है इसमें, बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 250, है ना। अच्छा, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, अगर मैं बोलूँ फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वर्क डन कितना हो रहा है वो मैं निकालने की कोशिश करूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, ये क्या है मेरा, वर्क डन ड्यू टू फोर्स एफ, फोर्स एफ, ये क्या है, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा पीछे, म्यू के एन, म्यू के एन लग रहा होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, आगे की तरफ 5 मीटर। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिंग फोर्स रहता है, मतलब मोशन, मोशन को अपोज कर रहा है, अगर आगे की तरफ 5 मीटर बढ़ा है तो मोशन अपोज करते हुए आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, पीछे की तरफ लग रहा होगा, तो यहाँ पे एंगल कितना है 180 डिग्री का है ना, तो कॉस 180 डिग्री लगा देंगे यहाँ पे। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे, म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.1, और एन की नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है, एफ बी डी बना के देख लो, है ना, एन इक्वल्स टू एम जी, तो एम जी की वैल्यू कितनी है अपनी यहाँ पे, एम की वैल्यू 10 है, जी की वैल्यू 10 है, मतलब 100, और ये क्या है 5, कॉस 180 की वैल्यू -1, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा -50 जूल्स, है ना। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना है, -50 जूल्स, ये आ गया, समझ में आ गई ये बात। चलो, दो फोर्स के कारण वर्क डन निकल गया। अगर मैं आपसे पूछूं अब नॉर्मल रिएक्शन के कारण वर्क डन, नॉर्मल रिएक्शन के कारण वर्क डन, ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है इधर की तरफ, इनके बीच में 90 डिग्रीज का एंगल है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, एन, एन डॉट एस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है अगर दो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, रख के देख लो अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो, एन एस कॉस 90 डिग्री, ये हो जाएगी ना, एन की वैल्यू कुछ भी रहा है, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली एम जी की वैल्यू भी नीचे की तरफ लग रही है, एम जी का वैल्यू भी नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के कारण, ये एम जी के कारण, मतलब वेट के कारण, तो ये नीचे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब क्या है, अगेन ये फिर से 90 डिग्री बनाएगा, तो इन दोनों के कारण वर्क डन क्या हो रहा है, 0। अब नेट वर्क डन निकालने के लिए क्या करोगे, नेट वर्क डन को स्केलर
सारे स्केलर्स को क्या कर दोगे, केवल एल्जेब्रिकली ऐड कर दोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा, वर्क डन ड्यू टू फोर्स F प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल एक्शन प्लस वर्क डन ड्यू टू mg मतलब वेट, है ना। ये 250 जूल्स माइनस 250 जूल्स प्लस ज़ीरो, ये क्या आ जाएगा, टोटल आंसर क्या आ जाएगा उसका 200 जूल्स। समझ में आया, नेट वर्क डन कितना आ जाएगा 200 जूल्स, सीधे आ गया आंसर। कोई भी प्रॉब्लम हुई, कुछ नहीं ना। चलो आगे बढ़ूँ क्या, चलो आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस पर ध्यान रखना। येलो इंक दिखती होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में तो आपको दिख रही है। कलर इसलिए मैं चेंज नहीं करता हूँ। अगर आपको इंक का कलर भी चेंज करवाना है तो प्लीज़ बता दीजिए, जो भी सूटेबल कलर आपको लगता होगा। ये मास एम है, ये मेरा मास एम है, ये स्लांटेड हाइट पे रखा हुआ है यहाँ पे, इसका एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा है। अच्छा, इसकी जो स्लांटेड हाइट की लेंथ है वो क्या है, मेरी एल है। आई बात समझ में, ये है, ये 90 डिग्रीज है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, फाइंड द वर्क डन, और ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या सरफेस जो हमारा स्मूथ है, ठीक है, यहाँ पे रफ सरफेस नहीं है, मतलब म्यू की वैल्यू 0 है। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। आज का जो हमारा लेक्चर का बेसिक है वो आपको इस वाले एग्जाम्पल से शायद समझ में आ जाएगा। एक बहुत ही छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। मैं वापस से इस एग्जाम्पल की बात करूँगा, है ना। पहले आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए खुद से। पॉज किया वीडियो, क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे, नीचे की तरफ mg लग रहा है, ठीक है, mg लग रहा है। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, जैसे बनाते आए हैं अपन आगे वीडियोस में, पीछे वीडियोस में जैसे बनाते आए हैं कंपोनेंट्स, वैसे ही बना लीजिए। समझ में आया, क्या करेंगे आप, ये कंपोनेंट बना लिए, है ना। ये यहाँ पे ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करके बना लेते हैं अपन। एम यहाँ पे है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी का कॉस कंपोनेंट, ये नीचे की तरफ क्या लगेगा, कॉस कंपोनेंट लगेगा, कॉस थीटा। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। आगे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा, ठीक है। दोनों कंपोनेंट्स बना लिए, क्योंकि एम जी मेरा ऐसा था, ठीक है, यहाँ पे था कुछ एम जी और यहाँ पे एंगल थीटा था, तो दो कंपोनेंट्स बना लिए। अच्छा, और कुछ फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। अच्छा, देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट, इसको आड़ा करके बनाया ना मैंने, तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कहाँ हो रहा है, एम जी साइन थीटा की डायरेक्शन में हो रहा है। ये नीचे की तरफ खिसकते हुए आ जाएगा, है ना। ब्लॉक क्या करेगा, नीचे की तरफ खिसकते हुए आ जाएगा, क्योंकि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है उसको रोकने वाला, स्मूथ सरफेस है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, इसके अलाउंग कितना किया, एल डिस्टेंस, एल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। अच्छा, तो वर्क डन, नेट वर्क डन मेरा कैसे निकाल लोगे, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। अगेन वर्क डन बाय एम जी कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। वर्क डन क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। अच्छा, वर्क डन ड्यू टू एम जी साइन थीटा अगर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो देखो एम जी साइन थीटा की जो डायरेक्शन है ये है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ये है, इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, एम जी एल साइन थीटा। कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो नेट वर्क डन भी इनको ऐड करने पे इतना ही आ जाएगा, एम जी एल साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई। इस केस में अपन ने किया क्या, फोर्स का कंपोनेंट लिया इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या किया, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, फोर्स का कंपोनेंट लिया ना। देखो देखो, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था, एम जी एल साइन थीटा, और उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलता कि इसी वाले एग्जाम्पल में आपका डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लीजिए फोर्स की डायरेक्शन में, है ना, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो सीधी लाइन नहीं खिंचाती यार, बड़ी प्रॉब्लम है। एम है मेरा, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एम जी, ठीक है, एम जी फोर्स लग रहा है, ये मेरा है क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेता एम जी की डायरेक्शन में, अच्छा, तो इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एल, क्या आ जाएगा मेरा, एल कॉस, सॉरी एल साइन थीटा आ जाएगा, एल साइन थीटा। ये एल कॉस थीटा, ये एल साइन थीटा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लूंगा एम जी की डायरेक्शन में और इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, एम जी इंटू एल साइन थीटा
क्या आ जाएगा मेरा, वर्क डन आ जाएगा। दोनों आंसर सेम है ना, mgl sin थीटा। अच्छा, ये वाला एग्जांपल मैंने लिया है, सेम एग्जांपल मैं आगे भी लूँगा, जिसके लिए आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस आपको समझ में आएगा जिससे, ठीक है। तो ये वाले एग्जांपल को याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे ही छोटे से, बहुत छोटे से क्वेश्चन हैं, ये मैं क्यों करा रहा हूँ, आपसे ऑलरेडी बन जाएंगे ये सारे क्वेश्चन, लेकिन मैं एक बार इसलिए करा दे रहा हूँ ये वाले क्वेश्चंस, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस जैसे कि बाउल वाले क्वेश्चन हमने पहले देखे ना, अगर वहाँ पे आपको कुछ ऐसा क्वेश्चंस आ जाए कि आपको यहाँ वर्क डन वगैरह का भी इस्तेमाल करना पड़े या आपको डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत पड़ सके, तो वो आपको बनने। अब मान चलो कई बच्चे क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 सेकेंड में बता रहा हूँ, तो ठीक है, ये है आपका, यहाँ पे मैंने अगर मास रख दिया m, ठीक है, मास रख दिया m, और ये ऐसी कुछ डिस्टेंस है इसकी, इसकी रेडियस क्या ले ली मैंने, r ले ली। स्फेरिकल बाउल है, क्या है, बॉल नहीं है, बॉल, बाउल जिसमें वो खीर खाते हैं वो वाली बाउल, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी, ये x डिस्टेंस अगर मैं मान लूँ, तो कई बच्चों से ये x डिस्टेंस निकालते नहीं बनती, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, है ना। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। ओहो, ये डिस्टेंस मेरी अगेन r हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये r है, ये r है, ये भी पूरा r है, ये पूरा भी क्या है, r है, मेरा रेडियस है ना भाई, सिंपल सी बात है, समझ में आई। ये रेडियस है, ये x है, r का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, r cos थीटा आ जाएगा। ये देखो ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस के लिए क्या होता है, r cos थीटा होता है। कंपोनेंट x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, r cos थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x को क्या लिख सकता हूँ मैं, r cos थीटा लिख सकता हूँ ना। अच्छा, इस डायरेक्शन इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, h हाइट को क्या लिख सकता हूँ, r माइनस एक्स, ये पूरा r है, ये x है, तो h को क्या लिख दूँ, r माइनस एक्स लिख दूँ, r माइनस r cos थीटा लिख दूँ। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, r 1 माइनस cos थीटा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, समझ में आ गई। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं वर्क डन बाय फोर्स F, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये जो बाउल है ना, इसमें ये जो मास m था, है ना, मास m को मैंने कुछ फोर्स लगाया इधर की तरफ, ठीक है, फोर्स लगाया इधर की तरफ। ये तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री समझाया कि डिस्टेंस वगैरह कैसे निकालते हैं, है ना। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है इनिशियली मास m यहाँ पर था, और ये इसको मैंने इधर की तरफ फोर्स लगाया F, और इसको मैं कहाँ तक ले गया, ये फोर्स लगाते लगाते यहाँ पे ले गया, इतनी हाइट पर ले गया, ठीक है, ये हाइट h पे ले गया। अगर ये हाइट h पे ले गया हूँ मैं, तो आपसे अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये अगेन थीटा एंगल बना रहा है यहाँ से, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय फोर्स F। वर्क डन इस बार क्या बता रहा है, फोर्स F के द्वारा वर्क डन बताओ, है ना, फोर्स F के द्वारा बता रहा है वर्क डन, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, बहुत शानदार चीज़ करना है, क्या, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। F की डायरेक्शन ये है, ठीक है, F की डायरेक्शन ये है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कुछ ऐसा हुआ ना, देखो ऐसा हुआ ना, ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, देखो कुछ ऊपर भी गया है और कुछ इधर भी गया है, ऊपर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फोर्स जो F है मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है लगातार, तो आपको किस चीज़ डिस्प्लेसमेंट से फर्क पड़ता है, देखो ये वाला डिस्प्लेसमेंट F के कारण होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि F की तो परपेंडिकुलर है ना ये वाला डिस्प्लेसमेंट। तो आपको केवल बात करनी है ये वाले डिस्प्लेसमेंट की, ये वाले डिस्प्लेसमेंट की, ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो हुआ आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये वाला डिस्प्लेसमेंट कौन सा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लीजिए, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डिस्प्लेसमेंट का कितना आ जाएगा, अगर हाइट h यहाँ पे मूव हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, ये r है, तो ये इसका कंपोनेंट बन जाएगा r sin थीटा। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा,
प्रोजेक्शन ऑफ, अरे यार बड़ी खराब राइटिंग आ रही है, उफो, projection of f in the direction of सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ s इन द डायरेक्शन ऑफ f, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ s कितना आ जाएगा, r sin थीटा। समझ में आई बात? मैं इस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है मेरा वो कितना है, इसका वो ले लोगे ना सीधे, r sin थीटा ये, r cos थीटा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं f से, अगर इसको इस टर्म को f से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन ड्यू टू f, सिंपल आंसर आ गया, एफ आर साइन थीटा, वर्क डन ड्यू टू f, ये आ गया आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर मैं पूछता यहीं पे आपसे वर्क डन ड्यू टू एम जी, वर्क डन ड्यू टू एम जी पूछता, तो क्या आप आंसर देते, आंसर क्या देते? एम जी पहले फोर्स किधर लग रहा है ये देख लो, एम जी फोर्स किधर लग रहा है ये देख लो, एम जी फोर्स मेरा कुछ ऐसे लग रहा है मास पे, नीचे की तरफ लग रहा है एम जी फोर्स हमेशा, क्या कभी ऑब्लिक वॉब्लिक ऐसे उल्टा सीधा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। एम जी फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा उसको मेरे को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वैसे ही एंगल 90 डिग्री बनेगा, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, जीरो हो जाएगी। मेरे को क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से लेना देना। अच्छा नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ना, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, यहाँ से उठ के यहाँ तक आ गया है, क्योंकि इस पर फोर्स एफ लग रहा था, ठीक है, फोर्स एफ लग रहा था, अपने आप उठ के नहीं आ जाएगा, है ना। तो ये फोर्स एफ लगते हुए यहाँ तक आ गया है, तो मेरे एम जी के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, एच है ना, एच हाइट डिस्प्लेसमेंट, इसकी बात करनी है ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब एच को, तो क्या आ जाएगा मेरा एम जी, एच की वैल्यू क्या है, आर माइनस आर कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम, एम जी आर 1 - cos थीटा, वर्क डन ड्यू टू एम जी, ये आ गया मेरा। अच्छा एक चीज़ क्या मिस कर गए अपन यहाँ पे, एक चीज़ क्या मिस कर गए हैं, निगेटिव साइन लगाना। इनके बीच का एंगल कितना है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ है, इनके बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री बना, तो cos 180 वाली टर्म अपन भूल गए हैं, cos 180 डिग्री वाली टर्म, cos 180 लिख दो भाई, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, -1 हो जाती है, तो माइनस लग जाएगा। वर्क डन बाय एम जी क्या है मेरा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव। वर्क डन बाय एफ क्या हो जाएगा अपना, पॉजिटिव। तो ये वर्क डन बाय निगेटिव एंड निगेटिव वर्क डन और पॉजिटिव वर्क डन, जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में समझा था, एक ये वाला क्वेश्चन किया था ना, देखो वर्क डन बाय फोर्स एफ क्या था, इस केस में क्या था हमारा, पॉजिटिव था, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या था हमारा, नेगेटिव था। सिमिलरली वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या था, जीरो था, और वर्क डन बाय एम जी भी क्या था, वेट के द्वारा वर्क डन भी क्या था मेरा, जीरो था। अच्छा ये वर्क डन आपसे अगर निकालते आ गया, बाउल वाले क्वेश्चन ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने एक बार करवा लिया है ना। चलो एक चीज़ और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आएगा आपको। एक क्वेश्चन लिखो, ये सीलिंग है मेरी, यहाँ पे पुली लटकी हुई है, ऐसे पुली लटकी हुई है, यहाँ पे एक मास है ना 1 kg का, कितना 1 kg, 2 सेकेंड रुकना, 1 kg का मास है भाई, अगेन यहाँ पे पुली पे कितना है, 2 kg का मास है, ठीक है। अब क्या आपसे पूछ रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स on each mass, on each mass and tension force on each mass when 2 kg moves downward by 3 meter, when
2 kg moves डाउनवर्ड बाय 3 मीटर। ठीक है, ये 3 मीटर तक नीचे चला गया। तो आपसे टेंशन फोर्स जो कि इस स्ट्रिंग में लग रहा होगा प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स इनके द्वारा वर्क डन आपसे पूछ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, अगर नहीं बनता फिर मैं बताने तैयार हूँ भाई। ट्राई कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लिया, सॉल्व करूँ मैं क्वेश्चन? Before you go, सॉल्यूशन करता हूँ। चलो देखो क्या लग रहा है इसमें, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? 2G लग रहा है। 2G मतलब क्या? 20 kg है ना, सॉरी 20 न्यूटन का है ना। 2 kg का मास है और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 है ना। नीचे की तरफ यहाँ पे कितना लग रहा है? 1G लग रहा है ना। ऊपर की तरफ टेंशन T, ऊपर की तरफ टेंशन T है ना। टेंशन की डायरेक्शन आपको अलॉट करते आती है। अच्छा, वर्क 2 kg की बात करते हैं। 2 kg नीचे की तरफ 3 मीटर आया है ना, तो वर्क डन बाय 2G, फोर्स कितना हो गया? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2G कितना हो गया मेरा? 2G इंटू 3 मीटर, मतलब 60 न्यूटन, सॉरी 60 जूल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स कितना आ जाएगा? ऊपर की तरफ टेंशन T लगा, डिस्प्लेसमेंट कितना नीचे की तरफ T 3 मीटर, और इनके बीच में एंगल क्या है? ऊपर ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो cos 180 डिग्री लगा दोगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री है, क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो क्या आ जाएगा? -3T आ जाएगा आपका, -3T आ जाएगा। अच्छा, वर्क डन बाय, ये तो मैंने 2 kg की कहानी की बात की अभी तक। ये 1 kg की कहानी कुछ ऐसी रहेगी। 1 kg की कहानी यहाँ पे रहेगी, 1 kg। ठीक है, वर्क डन ड्यू टू 1 kg फोर्स, नीचे 1G ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की तरफ 1G लग रहा है। 1G नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ 3 cos 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि नीचे फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है। समझ में आई बात? समझ में आई? cos 180 डिग्री लगा दो। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? क्या आ जाएगा? 180 डिग्री है ना, मिस मत कर देना। ये 180 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 10 हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 30 हो जाएगा, और -30 आ जाएगी मेरी वैल्यू, -30 जूल आ जाएगी ना। अच्छा, वर्क डन ड्यू टू टेंशन T, यहाँ पे देख लेते हैं। टेंशन कितना लग रहा है? T लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 3 मीटर हो रहा है ना। लेकिन किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा ना इसका, ये नीचे जा रहा है तो ये स्ट्रिंग ऊपर जाएगी है ना। तो टेंशन भी ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी मेरा ऊपर की तरफ, तो क्या आ जाएगा मेरा? फोर्स 3T आ जाएगा। अच्छा, वर्क डन बाय टेंशन, देखो ऐड करो, अगर मैं सिस्टम की बात करूँ, वर्क डन ऑन सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की बात करूँ, तो वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाएगा? है ना, टोटल वर्क डन बाय टेंशन की बात कर रहा हूँ मैं पूरे सिस्टम के लिए, है ना। क्या हो जाएगा ये? देखो, नेट वर्क डन अगर मैं कैलकुलेट करूँ सिस्टम का नेट वर्क डन कैलकुलेट करूँ, ऐसे करके समझो। नेट वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन वो कैलकुलेट कर रहा हूँ सिस्टम का, पूरे सिस्टम का। सिस्टम मतलब मैं एक मास की बात नहीं कर रहा हूँ, और दो सारे मासेस पे तो मैंने निकाल लिया अलग अलग। देखो 60 जूल, 30 जूल है ना, दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स के भी आ गए हैं और टेंशन का भी वर्क डन आ गया है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? पूरे सिस्टम पे बात कर रहा हूँ। 1G फोर्स के कारण, 2G फोर्स के कारण, टेंशन के कारण, दो फोर्सेस हैं है ना। टेंशन के कारण दो वर्क डन हो रहे हैं ना। अच्छा, ये मेरा क्या आ जाएगा? 60, एक का आ जाएगा -30, एक का आ जाएगा 3T, एक आ जाएगा -3T। ये देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही? 30 आ जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जा रही? 0 हो जा रही है। यहाँ पे ध्यान देना अपन को। यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है? टेंशन के फोर्स यहाँ पे क्या है? टेंशन के फोर्स क्या है मेरे? सॉरी सॉरी सॉरी, टेंशन के फोर्स क्या है मेरे? इंटरनल फोर्स है। टेंशन क्या है मेरा? इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स के कारण वर्क डन सिस्टम पे कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन द सिस्टम
इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सम ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहे हैं। इंटरनल फोर्स कैंसिल हो जा रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा वर्क डन क्या हो जा रहा है, मेरा 0 हो जा रहा है टोटल कैलकुलेट करके। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हो रहा है मेरा? एक्सटर्नल फोर्स 2G यहाँ है, 1G यहाँ है, नीचे की तरफ 1G, आगे की तरफ यहाँ पे मतलब स्ट्रिंग के लिए क्या लगेगा, ऐसा लगेगा ना कुछ। यहाँ 2G लग रहा है, यहाँ लग रहा है 1G, तो नेट नेट फोर्स किधर लग रहा है, 1G इधर की तरफ लग रहा है। उसके द्वारा वर्क डन मैं सीधे निकाल सकता था, 30 जूल निकाल सकता था 1G के कारण वर्क डन सिस्टम पे। तो वो कितना हो रहा है मेरा, 30 जूल हो रहा है। समझ में? इंटरनल फोर्सेस के कारण वर्क डन यहाँ पे 0 हो रहा है। अच्छा, इंटरनल फोर्सेस क्यों है? क्योंकि इनके द्वारा वर्क डन क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं सिस्टम में, जब ऐड करेंगे फोर्सेस टी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना। ठीक है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, इंटरनल फोर्स बोल रहे हैं। समझ में आए क्या होते हैं इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस? अच्छा, समझ में आ गया है। पॉजिटिव वर्क डन के बारे में समझ में आ गया, नेगेटिव वर्क डन के बारे में समझ में आ गया है। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, एस एंड एफ इन सेम डायरेक्शन। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, एस एंड एफ इन डिफरेंट डायरेक्शन। जीरो वर्क डन क्या होता है, परपेंडिकुलर, एस इज परपेंडिकुलर टू एफ। ठीक है, या फिर एफ इक्वल्स टू 0 या एस इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तीन चीज़ें समझ में आ गई हैं। अच्छा, अगर मैं आपको वेक्टर फॉर्म में दे दूं फोर्स, कुछ दे दूं आई प्लस जे प्लस के दे दूं, है ना, और डिस्प्लेसमेंट दे दूं एस 2i कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अब इनको मैं बोलूं कि आपसे वर्क डन पूछ लूं, तो कैसे निकालोगे? अरे भाई सिंपल, क्या कर दोगे, एफ डॉट एस कर दोगे, डॉट प्रोडक्ट करते आता है ना, आई कैप वालों को प्रोडक्ट कर दोगे तो 2, प्लस जे कैप वालों को प्रोडक्ट करोगे तो 1, और के कैप वालों को प्रोडक्ट करोगे तो 0। क्या आ जाएगा, 3 जूल आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चन अगर करना आ जाएंगे तो बन जाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एक और, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। अगर इसमें मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास एक फोर्स है जिसकी वैल्यू है 2x, ये खेल 3x² प्लस x, है ना, ये वैल्यू है मेरे पास फोर्स की। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2 to 6, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला, एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, एफ डॉट डी एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डी एक्स, सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डी एक्स कॉस थीटा। अगर मैं बोल दूँ थीटा की वैल्यू कुछ है, जो जो एफ कॉस थीटा होता था अपना, जो फोर्स होता था ये वाला, देखो आप सीधे इस जगह पे भी वैल्यू रख सकते हो, है ना। यहाँ पे तो देखो एक ही डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है ना, तो केवल फोर्स आई कैप में लग रहा है ना, तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 0 हो जाएगी। अगर दो डायरेक्शन में फोर्सेस होते हैं एक्स और वाई, तो दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू हो जाती। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता था, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराए हैं उसमें फोर्स हमेशा कॉन्स्टेंट होता था, 50 न्यूटन या एम जी कॉस थीटा, या एम जी फोर्स होता था, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्स्टेंट फोर्स होता था। यहाँ पे क्या वेरिएबल फोर्स है, जैसे जैसे एक्स का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, है ना। मतलब जैसे अपना स्प्रिंग फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती थी ना, जितना ज़्यादा आप खींचोगे स्प्रिंग को उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग भी आपको पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, है ना। तो ये स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से वेरिएबल फोर्स है। इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, सीधे यहाँ पर वैल्यू रख दोगे, 3x² प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है बेसिकली, है ना, इंटीग्रेशन कर दोगे dx से, dx के रिस्पेक्ट में। अच्छा, dx की लिमिट कहाँ से रखोगे, 2 से 6 तक की, इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा, x³/3, है ना, प्लस x²/2, लिमिट अगेन रख दोगे 2 से 6 तक, 2 से 6 तक, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी,
6 क्यूब कितना होता है 216 शायद 6 क्यूब 216 होता है ना, देखना पड़ेगा मुझे 2 सेकेंड। और उसके आगे सॉल्व करोगे तो टू क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 स्क्वायर 4/2। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा 208 प्लस 36 माइनस 4 32 डिवाइडेड बाई 2 16। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 224 जूल्स, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो ये वाला फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपना, वर्क डन इक्वल्स टू एफ डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आया, ये किसके लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए, वेरिएबल फोर्स। ठीक है, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं इसको, है ना, ये डी एस सरफेस इंटीग्रल नहीं है, लाइन इंटीग्रल है इसको, वरना डी एल लिख लो आप, ज़्यादा बेटर है ना। डी एस इसलिए लिखा था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, सरफेस नहीं है वो, है ना। और लिमिट कुछ लगा दोगे, लिमिट लगा दोगे जहाँ से जहाँ तक की भी लिमिट आपको दी हुई होगी, है ना। अच्छा, अगेन अगर मैं आपको एक ऐसा ग्राफ दे दूँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट एस है ना, फोर्स एफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको मैं ऐसा ग्राफ दे दूँ कुछ इस प्रकार से ऐसा, तो आपको इसका एरिया, इसके अंडर का जो एरिया है, मैं आपको एक दो लिमिट दे दूँ, यहाँ पे क्लिप कर दूँ ग्राफ को, तो इसके अंदर का जो एरिया है वो क्या बताएगा, आपको वर्क डन बताएगा। तो ये लिख लो, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ शोज वर्क डन। ठीक है, नेट वर्क डन दे देगा आपको। तो ग्राफ से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो प्लीज़ वो सॉल्व कर लेना आप, है ना। देखो एफ डॉट डी एस को क्या बोल दे रहा हूँ मैं, स्मॉल वर्क डन, इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या बन जाएगा मेरे को, नेट वर्क डन, ये। ठीक है, ऐसे यूज़ होगा आगे ये सब चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अगर मैं आपको एक वेक्टर दे दूँ आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर की वैल्यू दे दूँ मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और फोर्स की वैल्यू दे दूँ मैं आपको कुछ इस प्रकार से, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, है ना। तो और अब मैं आपसे पूछूं, फाइंड द वर्क डन बाय एफ फ्रॉम if body displaces from कुछ पॉइंट ले लो 2 3 से 2 3 to 6 5, है ना। यहाँ तक अगर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो आपको वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, करके दिखाओ, सोच के देखो। ये मेरा आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपने पढ़ा हो मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अगर मैं ये स्मॉल डी आर वेक्टर की बात करूँ तो क्या होता है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, डी जेड के कैप, यहाँ लिख देता हूँ डी जेड के कैप, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को कैसे करूँगा मैं, एफ डॉट डी आर कर लूँगा या डी एल बोल लो, वर्क डन की वैल्यू ऐसे ही निकालूंगा। एफ की वैल्यू मुझे दी है ना, एफ की वैल्यू लिख लूँ माइनस एक्स क्यूब आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, अच्छा डी आर की वैल्यू मेरे कितनी है, डी आर की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, ये मेरी वैल्यू होती है। अच्छा, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और डी जेड की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, है ना। और पॉइंट अपन को क्या दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 से 3 तक, है ना, और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक दिया है, सॉरी 2 से 3 बोल रहा हूँ, 2 से 6 तक, और वाई कोऑर्डिनेट दिया है 3 से 5 तक। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स एक्स टू दी पावर बाय 4/4 की वैल्यू 2 से 6 तक निकालनी है, और वाई स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, वाई क्यूब बाय 3 की वैल्यू निकालनी है मुझे कहाँ से कहाँ तक, 3 से 5 तक। ठीक है, आंसर आ जाएगा कितना, इसको सॉल्व कर दो,
सॉल्व कर लो। वर्क डन की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, सॉल्व करने पे आ जाएगी -320 प्लस 32.66 है ना। इसको टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा, -287.33 जूल्स। इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है ना, क्योंकि मेरे पास अभी रिटर्न है तो मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमने एक एग्जाम्पल की बात की थी जिसके बारे में हमने कहा था इसको फिर से देखेंगे, ये एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल देखना है अपन को फिर से। ये मेरा स्लैंटेड हाइट है, ठीक है ना। ये मेरी क्या है, स्लैंटेड हाइट है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक मास था, ठीक है। अब मेरे को इस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक, ये मेरा पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो मुझे इस मास को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। तो इस पे तो एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा ही करेगा, हमेशा करता रहेगा, है ना। कोई दो राह तो है नहीं इसमें, एक्ट करता ही रहेगा भाई। मास है रखा हुआ है तो हमेशा क्या रहेगा, एक इस ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब मैंने उस केस में आपको स्लैंटेड हाइट ली थी, ये थीटा ले लो इसको, है ना। और ये ले लो क्या, मेरा डिस्टेंस ले लो, इसको क्या ले लोगे आप, एल ले लो, एल ले लो, ठीक है। इसको क्या ले लोगे, एल। अच्छा, ये मास को मैं यहाँ से यहाँ तक ले जाऊंगा पहले पाथ ए बी से, फ्रॉम पाथ ए बी, ए बी, ए बी पाथ से अगर मैं ले जाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है मेरा, एल। और एम जी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस डायरेक्शन में, एम जी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा आ जाएगा। देखो ये यहाँ बनेगा कुछ एम जी साइन थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा, एम जी साइन थीटा। अच्छा, फोर्स इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, तो निगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन की वैल्यू क्या बन जाएगी, एम जी साइन थीटा, है ना। नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा लगेगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा ऊपर की तरफ हो रहा है और कॉस 180 डिग्री है, एंगल के इनके बीच में 180 डिग्री, तो माइनस एम जी एल साइन थीटा वर्क डन आ रहा था मेरा, ये अपन ने निकाला था पहले भी, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो इन पाथ ए बी, है ना, ये पाथ ए बी की बात है, वर्क डन ऑन पाथ ए बी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज माइनस एम जी एल साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अच्छा, अब मैं एक और पाथ की बात करता हूँ, फ्रॉम पाथ बी सी, बीसी के कारण वर्क डन की बात करते हैं, सॉरी बीसी बोल रहा हूँ, ए बी, है ना, ए ए ए फ्रॉम ए सी प्लस बी सी बी, ऐसा, मतलब ये वाले पाथ की बात कर रहा हूँ मैं, ए से सी तक फिर सी से बी तक, ठीक है, ऐसे लिख लो कुछ, ए से सी फिर सी से बी, ठीक है। वर्क डन ड्यूरिंग पाथ ए सी के लिए वर्क डन क्या होगा, देखो नीचे की तरफ फोर्स एम जी, डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक क्या होगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखो लेकिन एंगल क्या इनके बीच का 90 डिग्री है, तो वर्क डन सीधे जीरो हो जाएगा। अच्छा, सी से बी तक वर्क डन क्या हो जाएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। नीचे की तरफ फोर्स एम जी, ऊपर डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा, एल साइन थीटा। तो क्योंकि दोनों अपोजिट है, एम जी इधर, एल साइन थीटा ऊपर की तरफ, दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम जी, है ना, और एल साइन थीटा, क्या गया आंसर, क्या गया, माइनस एम जी एल साइन थीटा। अच्छा, अब ये वाले पाथ के लिए वर्क डन ऐड करते हैं, है ना। एक पाथ था ए बी, है ना, नॉर्मल क्या था, माइनस एम जी एल साइन थीटा। इस वाले पाथ के लिए क्या हो रहा है, फ्रॉम ए सी प्लस वर्क डन सी बी। इस वाले पाथ से अगर ए बी, ये वाला पाथ 2 बोल दो, इसको बोल दो पाथ 1, यहाँ पे लिख लो, ये पाथ 1 है मेरा और ये मेरा क्या है, पाथ 2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, ऐसे करके पाथ 2 है, और ये वाला मेरा क्या है, सीधा सीधा पाथ 1। समझ में आया। तो इसके लिए पाथ 2 के लिए वर्क डन की वैल्यू अगेन ऐड करने पे क्या आ रहा है, 0 प्लस माइनस एम जी एल साइन थीटा। इसकी वैल्यू अगेन ऐड करने पे कितनी आ रही है, माइनस एम जी एल साइन थीटा आ रही है। कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि चाहे आप पाथ 1 से जाइए चाहे पाथ 2 से जाइए, आपका वर्क डन क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स
doesn't depends on path taken, है ना। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ अपन ने ऑब्जर्व की ना कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन, है ना। ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर ऐसा है तो इस टाइप के फोर्सेस को, ये जो फोर्स जिनके द्वारा वर्क डन किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनको हम स्पेशल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब क्या है? मतलब इसका लिख लो यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब लिख लो यहाँ पे। द वर्क डन by these forces पहला does not depends on the path chosen, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा वर्क डन जो भी होता है डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ चूजन, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है? इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस द्वारा वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कुछ इस प्रकार से, जैसे ए टू बी तुमको जाना है ना। अब मान के चलो इस पे कोई एक कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रही है जिसके कारण ये यहाँ तक ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है पाथ से, ठीक है। ये पाथ मेरा 1 है, ये पाथ 2 है, ये मेरा पाथ क्या है? 3। तो वर्क डन बाय, अगर ये फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव है। क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या होगा? वर्क डन इन पाथ 1 इक्वल्स टू वर्क डन इन पाथ 2 इक्वल्स टू वर्क डन इन पाथ 3। ये डिपेंड किस पे करेगा? सिर्फ ए एंड बी, ये 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। अगर मैं यहाँ तीसरा पॉइंट ले लूँ सी, तब ये डिफर कर सकता है। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स है तो मैं इसको ऐसे ऐसे कहीं घुमा घुमा के ऐसे ऐसे करके भी लेके जाऊँगा ना, तो भी इसकी वर्क डन इस पाथ से भी क्या हो जाएगा? पाथ एन। इस पाथ एन के कारण भी वर्क डन क्या होगा? इसके बराबर ही होगा। कितनी शानदार बात है। देखो इससे क्या क्या फ़ायदा होंगे। अगर तुम्हारे कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं तो क्या तुमको दिमाग लगाने की ज़रूरत है? अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, कुछ ऐसे ऐसे घूम के जा रहा है क्वेश्चन, तो तुम क्या कर सकते हो? केवल सीधा कर सकते हो क्वेश्चन को, मतलब टेढ़ी खीर को क्या कर सकते हो? सीधी कर सकते हो। कैसे? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, सोचने वाली बात है। क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो सकते हैं इससे। तो ये 2 पॉइंट्स पक्का नोट कर लो। डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कहाँ पे डिपेंड करता है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स पे, है ना। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स पे। और ये इसका क्या था? इलस्ट्रेशन था जो मैंने अभी आपको बताया। किस पे डिपेंड कर रहा था? ए और बी पॉइंट पे कितनी दूर है और कौन सा फोर्स लग रहा है, बस इस पे डिपेंड कर रहा था। ये नहीं डिपेंड कर रहा था कि किस पाथ से जा रहा है ना। तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एक और पॉइंट लिख लो। फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस कर्ल ऑफ एफ इक्वल्स टू 0। मतलब कर्ल एफ इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है? फोर्स के कारण कोई भी रोटेशनल इफेक्ट नहीं होता। मतलब देयर इज नो रोटेशनल इफेक्ट ड्यू टू कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स और फोर्सेस, है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण कभी भी आपका क्या होता है? कर्ल नहीं, जो अपनी वो रहती है रोटेशनल इफेक्ट रहता है वो नहीं होता है ना। तो ये चीज़ नोट कर लेना, है ना। क्यों नहीं होता है? रोटेशनल इफेक्ट की मेन खास बात क्या होती है रोटेशनल इफेक्ट? अगर ए पॉइंट से चालू होता है तो वापस आके ए पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। ए पॉइंट से बी ए पॉइंट पे वापस ख़त्म हो जाता है। ये इसी को ना बोलते हो एक रोटेशन।
इसी को बोलते हो ना। तो इसके लिए वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ए पॉइंट से चालू हो रहा है और ए पॉइंट पे आके खत्म हो जा रहा है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो वही हुआ, मतलब कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जो वर्क डन होगा दोनों सेम ही होगा, मतलब दोनों एक ही जगह पे खत्म हो जा रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मान चलो ए से बी तक गया, ए पार्ट 1 से ए पार्ट 2 से, ठीक है। अब देखना यहाँ से यहाँ तक गया पाथ 1 से, क्या आ जाएगा, पाथ 1 के द्वारा वर्क डन क्या W है ना। पाथ 2 के द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा, इधर की इधर, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो गई है ना। फोर्स की डायरेक्शन अगर इधर थी तो यहाँ पे तो पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में था इसलिए पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में, तो इसको -W ले लेंगे। अगर ये दोनों को ऐड करेंगे, दोनों अगर वर्क डन फर्स्ट पाथ से और सेकंड पाथ से दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा एक रोटेशन में। तो कितना आ जाएगा वर्क डन, टोटल वर्क डन 0 आ जाएगा मेरा, नेट वर्क डन 0 हो जाएगा। तो एक चीज़ बहुत खास बात और लिख लो, क्या, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन एक क्लोज पाथ में क्या हो जाता है, हमेशा 0 हो जाता है। समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें, मतलब रोटेशनल इफेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि घुमा ही नहीं पाएगा ना, वर्क ही नहीं कर पाएगा। समझ में आया, कंजर्वेटिव फील्ड के द्वारा। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आपसे पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है आईआईटी जेईई में, ये देख लो, आपको 4 फोर्सेस दे देगा, किसी प्रकार की 4 फोर्सेस लिख लेंगे, है ना, और आपसे पूछेगा इनमें से कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है या फिर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी नहीं है। तो आप क्या करोगे, कर्ल निकाल के देख लो तीनों चारों का, अगर कर्ल की वैल्यू क्या आ रही है अपनी 0 आ रही है तो कंजर्वेटिव, नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, समझ में आया। अच्छा मान के चलो मैं यहाँ पे एक मास ले लूँ m, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक एक रफ सरफेस है मेरा, ठीक है, क्या है, रफ सरफेस। अच्छा एक कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे F एक्ट कर रहा है ना, ये क्या किया, पॉइंट A से B तक गया ये, ठीक है, पॉइंट A से B तक लेके गया, और फिर उसके बाद अगेन ये कंजर्वेटिव फोर्स के कारण पॉइंट B से A तक आया ऑब्जेक्ट। तो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू B ड्यू टू F क्या हो जाएगा मेरा, मान के चलो W, और वर्क डन अगेन फ्रॉम B टू A, वर्क डन फ्रॉम B टू A अगेन क्या हो जाएगा हमारा, F के कारण -W हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर W है, इस डायरेक्शन में क्या है, -W हो जाएगा, है ना, वर्क डन हो जाएगा हमारा। अच्छा वर्क डन का कोई साइन होता है क्या, साइन होता है, लेकिन वर्क डन क्या वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन कुछ नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी है। ये मत समझना कि वर्क डन की डायरेक्शन लिख रहा हूँ, ये फोर्स की डायरेक्शन लिख रहा हूँ। वर्क डन केवल पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है ना। तो ये दोनों फोर्सेस, तो टोटल वर्क डन फ्रॉम ये इस प्रोसेस में A से B और B से A जाने में वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स F क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो दोनों मतलब हमारा क्या, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। मैंने बताया था ना क्लोज्ड पाथ में वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो क्लोज पाथ है ना। अगर मैं बात करूं फ्रिक्शनल फोर्स की, अच्छा तो ये आगे की तरफ जब बढ़ेगा तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ लगेगा, कितना, फ्रिक्शनल फोर्स को मान लो F, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स को क्या मान लो F लगेगा, पीछे की तरफ क्या लगेगा, F फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ S, ठीक है। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम A टू B कितना आ जाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा हूँ, फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम A टू B कितना आ जाएगा, F S, और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री, ठीक है, तो -FS आ जाएगा, ठीक है, A टू B। अगेन जब ये यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगा, अब B से A की तरफ वापस जाएगा पहले मास, है ना, तो फोर्स इधर लग रहा है ना, फोर्स वापस इधर, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, क्यों नहीं लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा मोशन को अपोज करता होगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है, एक ही डायरेक्शन में थोड़ी लगता रहेगा, ये बात तो अपन को पता ही है, अपोजिंग फोर्स है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन अगेन इधर, तो यहाँ पे फ्रॉम B टू A क्या आ जाएगा, FS cos 180 डिग्री मतलब -FS। तो टोटल वर्क डन फ्रॉम A टू A मतलब A टू B एंड अगेन B टू A, इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, -FS मतलब -2FS। अच्छा
क्या हुआ, वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ ड्यू टू व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स, क्या आ जाएगा मेरा -2 Fs आ गया है ना, -2 Fs आ गया। ये तो मैंने सिर्फ इस केस की बात की है ना, इस केस में ये कोई फॉर्मूला नहीं है ना। तो इस केस में देखो ध्यान देने वाली बात है, क्लोज पाथ में फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या है यहाँ पे, क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शनल इज व्हाट हियर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन एक प्रकार से क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, ओहो, वर्क डन by non-conservative force depends on path chosen। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, तभी तो नॉन जीरो आ रहा है। अगर एक यहाँ से यहाँ तक अगर मैम चलो कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कम डिस्टेंस ट्रेवल करता, अच्छा यहाँ से यहाँ तक तो मैं घिसटा के ले जाता है ना, ए टू बी मैंने घिसटा के ले गया, लेकिन बी टू ए मैं क्या करता, हवा में लेके आता, तो हवा में तो कोई फ्रिक्शन लगता नहीं, तो इस केस में -Fs कैंसिल हो जाता, मतलब केवल -Fs रहता है ना। लेकिन अगेन पाथ अलग हो गया, क्या हो गया पाथ, देखो कुछ इस प्रकार से बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ मेरा मास m है, ये मेरा पॉइंट b है, ठीक है, तो ये अरे यार सॉरी लाइन नहीं खींच रही है, 2 सेकंड रुकना। इस पेज में समझने की कोशिश करते हैं, अगले पेज में। अगर मेरे पास ये क्या था, मेरा सरफेस था, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ से पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक मैं फ्रिक्शनल फोर्स से घिसटा के ले गया, मतलब ऑब्जेक्ट को स्लाइड करते हुए ले गया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, -Fs हो जाएगा। अगर इसकी डिस्टेंस ये मेरी s है और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है f। अच्छा, अगर मैं उठा के ले आया यहाँ से यहाँ तक इस ऐसे हवा में, तो हवा में कोई फ्रिक्शन नहीं लगा, मान के चलो एयर फ्रिक्शन को 0 मान लो, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 0, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे 0। तो टोटल नेट वर्क डन क्या हो जाएगा इस वाले पार्ट में, क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन कितना हो जाएगा मेरा, -Fs। अच्छा, पीछे हमने देखा था अगर ऐसे स्लाइड करके ले गया, वापस स्लाइड करके लाया, तो नेट वर्क डन क्या हो रहा था मेरा, -2 Fs हो रहा था। अच्छा, अब मान के चलो यहाँ पे ऐसा कुछ पाथ बनता, ऐसा कुछ एक स्क्वायर बनता, ये भी रफ सरफेस होता, CD ऐसा स्क्वायर बनता, ये भी रफ ऐसे करके, तो यहाँ का भी -Fs, यहाँ का भी -Fs, यहाँ -Fs, फिर यहाँ -Fs, -4 Fs हो जाता है एक पाथ में, ठीक है। मतलब अलग अलग पाथ चूज करने पे मुझे अलग अलग वैल्यू मिल रही है वर्क डन की। इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ चूजन। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आई, कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत ही बेसिक चीज़ है, बेसिक सी डेफिनेशन है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, A to B, ये मेरा पाथ 1 है, ये मेरा पाथ 2 है, वर्क डन पाथ AB टू पाथ 1 से डज नॉट इक्वल्स टू वर्क डन पाथ AB फ्रॉम पाथ 2 फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आई बात समझ में, क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। वर्क डन इन अ क्लोज पाथ क्या होगा, नॉन जीरो, बाय विच फोर्स, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या, फिजिक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी नाम सुना होगा आपने, पोटेंशियल एनर्जी is only defined
फॉर कंजर्वेटिव ओको कंजर्वेटिव फोर्सेस। फिजिक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं वो केवल और केवल किसके लिए है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है। कभी आपने ऐसा सुना हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, है ना? स्प्रिंग फोर्स सुना होगा आपने कुछ ना कुछ, है ना? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स सुना होगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सुना होगा, है ना? ये सारे चीज़ों के कारण आपने पोटेंशियल एनर्जी सुनी होगी, लेकिन आपने कभी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन सुना है क्या? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन कोई चीज़ नहीं होती फिजिक्स में, ठीक है? क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना? तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल किसके ऊपर डिफाइंड है फिजिक्स में? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की पोटेंशियल एनर्जी होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, ठीक है? ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना प्लीज़, ठीक है? अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्सेस को आप जज कैसे करेंगे? डेल क्रॉस एफ से। सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? डेल क्रॉस एफ से। अच्छा, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूँ कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं, ये आप बताइए। ये बताइए कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं। कैसे बताएंगे? डेल क्रॉस एफ निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? आई कैप जे कैप के कैप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, ठीक है? और ये क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए, सिंपल डिटर्मिनेंट है। क्या जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आई कैप प्लस, इसको सॉल्व कर लो अगेन, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, है ना? क्या आ जाएगा? फंक्शन ऑपरेट होने पे अगेन ज़ीरो जे कैप, फिर तीसरे में भी क्या आ जाएगा? ज़ीरो के कैप, ठीक है? तो इसका मतलब क्या जाएगा? ज़ीरो, ज़ीरो वेक्टर, मतलब डेल क्रॉस एफ की वैल्यू ज़ीरो, तो मतलब ये क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है? ये ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको दिए जाएं तो कर लोगे ना? कर लोगे कि नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन है ना? ठीक है, चलो एक चीज़ और नोट कर लेना इसके साथ साथ, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस के सेक्शन में कर लेना ये नोट। फोर्सेस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो फॉलो होती है। क्या इसका मतलब? क्या मतलब? डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल्स टू डेल एफ बाय डेल वाई, ठीक है? ये यही होती है ना अपनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो वो होती है अपना कंडीशन जो होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो क्या होती है? अपनी सेटिस्फाई होती है, ठीक है? एक बार मैं फिर से कंफर्म करता हूँ, 2 सेकंड, ठीक है? क्या होता है? मान चलो फोर्स एफ है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ठीक है? और जेड कैप भी होगा, ठीक है? तो अगर एफ एक्स कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन करूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? एफ वाई कंपोनेंट की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? इसके बराबर आएगी। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए यही वाली कंडीशन का इस्तेमाल होता है ना। तो ये क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए भी ट्रू होती है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो ये वाले क्वेश्चंस हैं, तो ऑलमोस्ट बेसिक क्वेश्चन जितने थे हमने सारे कर लिए हैं। देखो, तो ये पहला लेक्चर था हमारा इस यूनिट के लिए, तो इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे लेक्चर में, जैसे जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम करते जाएंगे अपन, तो हम चेन वाले प्रॉब्लम्स जो जैम में पूछे जा चुके हैं, है ना, चेन प्रॉब्लम्स हो गया, कंजर्वेटिव लॉज के जो प्रॉब्लम हो गए हैं वो पढ़ते जाएंगे। और जो भी क्वेश्चंस आपके मतलब होते हैं इसमें, बेसिकली इस टॉपिक में जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे अपन क्या करेंगे? कवर करते जाएंगे, ठीक है? चलो, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं जब अगला लेक्चर अपना किस पे होगा? काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्लीज़ मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं मैकेनिक्स के। कोई भी ऐसा ऐसा अलग हथियार नहीं है आपके पास जिससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो मैकेनिक्स के। मैं बोल रहा हूँ चाहे फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन हो,
मतलब कहीं भी डायनेमिक्स के सारे क्वेश्चन किससे सॉल्व हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ये थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर आपको ये लगानी आ गई तो सारे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कैसे भी केस में हो। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इस लेक्चर में बस इतना ही है। सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है वो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें पॉज कर करके। ठीक है, चलो तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।